अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है सीमन इफेक्ट टॉपिक जो कि हम बाइजर की बुक से कर रहे हैं। सीमन इफेक्ट की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है नॉर्मल सीमन इफेक्ट और एक होता है नॉर्मल सीमन इफेक्ट। हम जो कर रहे हैं वो नॉर्मल सीमन इफेक्ट है और नॉर्मल सीमन इफेक्ट को भी फर्दर क्वांटम मैकेनिकली भी डिस्क्राइब किया जाता है और क्लासिकली भी। हम जो कर रहे हैं वो क्वांटम मैकेनिकली है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि सीमन इफेक्ट क्या है। इससे पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमें इस लेक्चर में करना क्या है, ताकि हमें आइडिया हो कि हम क्या कर रहे हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम है उसमें क्या होती हैं, लाइंस होती हैं। वो लाइंस क्या होती हैं कि आप लोगों ने पढ़ा होगा पास्चन, ब्रैकेट, लेमन, पी फंड, ये सारे और बाल्मर, ये सारी क्या होती हैं, हाइड्रोजन की लाइंस हैं। अगर अभी तक जितनी थ्योरी थी हमने उसमें भी पढ़ा था कि आपके पास क्या होता था कि ये फर्दर जो है किसी में स्प्लिट नहीं हो रही। ठीक है, मतलब अगर आप एक एक रीजन एक उसमें से ले लो। मैं बाल्मर ले रही हूँ क्योंकि बाल्मर जो होता है वो क्या होता है, N3 से N2 में ट्रांजिशन होती है उसकी, और वो विजिबल में होता है, इसलिए हमने बाल्मर ले ली। ओके, अब क्या होता है कि अगर आपके पास ये बाल्मर है, ये आपके पास क्या होती है, किसी और फर्दर में स्प्लिट नहीं हो रही। मतलब ये इसकी स्टेट है तो ये यही स्टेट है, इसमें क्या हो रही है, जस्ट ऐसे ट्रांजिशन हो जाती है। अब हमने जो इस टॉपिक में पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि जब आप इसको ऐसे ट्रांजिशन होती है तो ये फ्रीक्वेंसी एमिट करते हैं जिसको हम कहते हैं म्यू नॉट। अब हम कहते हैं कि जब आपके पास इसको आप जूम करते हो, ठीक है, अब हमने क्या किया कि हमने एक एटम लिया, उस एटम को क्या रखा, मैग्नेटिक फील्ड में रखा। जब हमने एक एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो हमने देखा कि आपके पास यहाँ पे ये जो स्टेट्स थी n=3 टू n=2, ये फर्दर क्या हो गई, ये वाली जो स्टेट थी ये फर्दर सब स्टेट्स में डिवाइड हो गई। ठीक है, और ये वाली स्टेट भी जो थी वो फर्दर सब स्टेट्स में डिवाइड हो गई। अब कितनी सब स्टेट्स में डिवाइड हुई वो हमने देखना है कि हमें एक फार्मूले से पता लगता है। जो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ml बताता है, और वो बताता है 2l+1। मतलब l स्टेट आपको गिवन होती है और आपने देखनी होती है, जैसे ये L3 है ना, l=3, तो आप यहाँ पे पुट करोगे तो 2 3, ठीक है, 7। मतलब आपके पास, ये वैसे ही बता रही हूँ कि आपके पास क्या होता है, एक स्टेट है वो कितनी सब स्टेट्स में डिवाइड हो सकती है, वो आपको ये फॉर्मूला बताता है। जैसे आप L2 ले लो, तो अगर आपने L2 लिया है तो उसमें आपके पास कितनी सब स्टेट्स में डिवाइड होगा, 3 सब स्टेट्स में। इस फॉर्मूले में डालो, सॉरी 5 बनेगा ना, 2 4 और +1 5, तो आपके पास 5 सब स्टेट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली सीमन इफेक्ट क्या होता है कि जब आप एक एटम को, हाइड्रोजन का कोई भी एटम ले लो, उसको आप क्या रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, तो वो आगे से फर्दर क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है सब स्टेट्स में। और उनकी जो ये सब स्टेट्स कितनी सब स्टेट्स में स्प्लिट होता है वो ये फॉर्मूला बताएगा। ठीक है, अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिखा है कि हाउ एटम्स इंटरेक्ट विद मैग्नेटिक फील्ड। हमें किससे पता लगता है, जीमन इफेक्ट से। व्हेन एटम प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट बिकम्स स्प्लिट। ओके, हम कहते हैं कि जब भी हम एक एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। अगर वो स्प्लिट हो गया तो वो क्या बना देगा, डाइपोल बना देगा। अगर वो डाइपोल बन गया है तो उसका कोई ना कोई डाइपोल मूवमेंट होगा और वो किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगा। ओके, जैसे ही डाइपोल आया, डाइपोल की वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, ये सारी कहानी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आप देखो क्या है, हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में आप किसी भी एटम को रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। अगर वो स्प्लिट हो जाएगा तो उसके स्प्लिट होने की वजह से वो क्या बन जाएगा, डाइपोल बन जाएगा। अगर वो डाइपोल बन गया तो उसका कोई ना कोई डाइपोल मूवमेंट होगा जो किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में है। देखो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के किसी एक डायरेक्शन में है। ये जो एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो क्या होता है, थीटा। और अब इस म्यू की वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, क्योंकि एक एंगल बना रहा है तो ऐसे क्या हो जाएगी, रोटेशन में, तो टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगी। तो और इस टॉर्क की वजह से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी। ठीक है, ये सारे जो है इंटरकनेक्टेड है कि आपने क्या रखा, सबसे पहले एक एटम लिया, उसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा। मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वो डाइपोल बन गया। डाइपोल बना तो उसका कोई ना कोई डाइपोल मूवमेंट होगा। डाइपोल मूवमेंट है तो टॉर्क प्रोड्यूस होगी। टॉर्क है तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी। ठीक है, ये सारे जो है इंटर रिलेटेड हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो टाओ हमारे पास इसके इक्वल है म्यू बी साइन थीटा। इस टॉ की वजह से, इस म्यू की वजह से, डाइपोल मूवमेंट की वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ है, टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है, जो एक क्या बना रहा है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड के। उसके बाद हम कहते हैं थीटा क्या है, इसमें थीटा जो है वो एंगल है बिटवीन म्यू और मैग्नेटिक फील्ड। अब ये टॉर्क आपके पास मैक्सिमम कब होगा, जाहिर सी बात है, यहाँ पे क्या है, साइन थीटा है। साइन अगर आप 90 लो तो वो मैक्सिमम होता है, साइन 0 लो तो बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो इट मीन्स कि आपने अगर मैक्सिमम टॉर्क रखना है तो आपके पास डाइपोल थीटा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। और अगर थीटा 90 है, इसका क्या मतलब है कि म्यू और बी क्या है, परपेंडिकुलर है।
तो व्हेन डाइपोल मोमेंट इज परपेंडिकुलर टू बी, तब आपके पास मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा। टॉर्क किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? इस म्यू की वजह से ही ना। तो मैक्सिमम टॉर्क तब प्रोड्यूस होगा जब ये म्यू जो है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। और मिनिमम का टॉर्क का प्रोड्यूस होगा जब ये क्या होगा, बिल्कुल पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल। ठीक है, पैरेलल मतलब क्या, इस लाइन पे आ जाए या फिर इस तरफ इस लाइन पे आ जाए, तो हम कहेंगे कि हमारे पास एंगल ज़ीरो हो गया, तो हमारे पास मिनिमम टॉर्क है। इसका क्या मतलब है कि आपके पास ये जो म्यू है ना, ये ऐसे 90 तक जा सकता है या थीटा तक जा सकता है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन जो है वो ये है या ये है। ओके, अब जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हुई थी ना, वो हम क्या कहते हैं कि अगर हम म्यू को जो है ना रोटेट करवाएं, ठीक है, ऐसे थीटा से, ये क्या होता है थीटा, एंगल थीटा से π/2, 90 से एंगल, ठीक है, एक थीटा एंगल से 90 पे अगर आप रोटेट करवाते हो म्यू को, तो आपको कोई वर्क पुट करना पड़ता है, तो वो वर्क जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है। ओके, आपने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इस पोटेंशियल एनर्जी क्या है, किसी भी म्यू जो है वो किसी भी एक एंगल पे पड़ा हुआ है ना, तो वो आपके पास क्या है, इज इक्वल टू द एक्सटर्नल वर्क डेट मस्ट बी डन टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम π/2 टू एंगल थीटा। ठीक है, आपने क्या करना है, जो आपने इसको यहाँ से यहाँ तक रोटेट करवाने में जो वर्क लगा वो पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अभी आपने क्या कहा, जब आप एक एटम लेते हो, एटम को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो स्प्लिट हो जाता है, फिर स्प्लिट होगा तो डाइपोल बन जाता है। और अगर एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, डाइपोल बन जाता है। अगर डाइपोल बना है तो उसका कोई ना कोई डाइपोल मूवमेंट होगा स्पेसिफिक डायरेक्शन में। अगर डाइपोल मूवमेंट है, डाइपोल मूवमेंट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाती है, टॉर्क प्रोड्यूस हो जाती है। वो टॉर्क मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा जो है वो 90 होगा। मिनिमम कब होगी, जब आपके पास थीटा जो है वो क्या होगा, ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, मीन्स के इसमें क्या मतलब है, म्यू परपेंडिकुलर टू बी, इसका क्या मतलब है कि म्यू पैरेलल टू बी। और आपके पास उसके बाद टॉर्क की वजह से क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कैसे स्टोर्ड होगी, जब आप क्या करोगे, इस म्यू को जो है वो मूव करवाओगे, रोटेट करवाओगे फ्रॉम 90 टू थीटा एंगल, तो आपके पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी। और वो पोटेंशियल एनर्जी, अभी आपने कहा था टाउ इक्वल है म्यू बी साइन थीटा, ये म्यू की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हुआ था। अब यू एम जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी से जिसको हम डोनेट करते हैं, वो डिनोट करते हैं, वो आपके पास किसके इक्वल होगा, टाउ डी थीटा, क्योंकि टाउ की वजह से आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आई है। और आपके पास π/2 टू थीटा आपने मूव करवाया। अब आप इंटीग्रेशन ले लोगे तो यहाँ पे, सॉरी अभी नहीं लेनी, अभी आपने टाउ की वैल्यू पुट किया है म्यू बी साइन थीटा। अब आप इंटीग्रेशन ले लोगे तो माइनस म्यू बी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस। अगर आप यहाँ पे देखो तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वही आपके पास क्या है, म्यू की डायरेक्शन है। तो आपके पास आप यहाँ पे लिख सकते हो कि म्यू जो है इज़ इन द सेम डायरेक्शन एज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक डायपोल, इसका क्या मतलब है कि जो म्यू के अंदर मैग्नेटिक डायपोल्स हैं, उन्होंने अपने ये क्या है, मैग्नेटिक डायपोल्स हैं, इन्होंने अपने आप को उस डायरेक्शन में अरेंज किया हुआ है जिस डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब आपके पास क्या होता है, जब भी एक इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन एटम ही ले लो, तो आपके पास क्या होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, तो आपके पास ये क्या है, इसका कोई ना कोई ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा एल। ठीक है, अब ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ऐसे कोई ख़ास डायरेक्शन में होगा। इसके ऑपोजिट अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, म्यू होगा। अब आप देखोगे भी आगे कि आपके पास म्यू जो है वो इस के एल के क्या है, डायरेक्शन के ऑपोजिट है। इसको भी हम इक्वेशन के ज़रिए देखेंगे भी कि वाकई ऐसा होता है। सबसे पहले तो आपने कहा कि जो आपके पास ये जो म्यू है, ये तो एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पे डिपेंड करता है। अब आपके पास ये जो मैंने ऐसी बनाई थी, क्या थी, एक करंट कैरिंग लूप थी ना, ऐसे क्लोज लूप है, इसके अंदर क्या है, करंट कैरिंग लूप। अगर आप देखो तो आपके पास ये जो करंट कैरिंग लूप एक होती है, जैसे ये मैंने यहाँ पे बनाई हुई, क्या है, करंट कैरिंग लूप है। इसके अंदर आपके पास अगर मैं मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करूँ, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की, तो वो किसके इक्वल होगा, आई ए के। ठीक है, आई क्या है, करंट, और ए जो है वो एरिया जो है उस लूप का। अब म्यू जो है वो इक्वल हो जाएगा, आई किसके इक्वल होता है, यहाँ से अगर आप देखो तो Q/T, और एरिया की जगह आप क्या लिख दोगे, चार्ज आपके पास क्या है, माइनस इलेक्ट्रॉन इसमें इसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। आपके पास ये जो टी है ये क्या बन जाएगा, 1/T फ्रिक्वेंसी होती है, और यहाँ पे हो जाएगा πr²। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास इस तरह से आई। उसके बाद आप यहाँ से πr² f की वैल्यू निकाल दोगे, जो इक्वल हो जाएगी -μ/e। इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लो। अभी हमने कहा एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक है, अभी हमने क्या कहा कि आपके पास अगर एक ऐसे इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है ना अपने न्यूक्लियस के गिर्द, तो उसका क्या है, एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, साथ उसका क्या है, एक डायपोल मोमेंट है, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन है एंगुलर मोमेंटम के। तो हमने इसको देख लिया। अब हमने देखना है कि एल क्या है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अगर मैं लूँ, अगर ये क्या है, लीनियर स्पीड देखूँ मैं इस इलेक्ट्रॉन की, तो आपके पास स्पीड किसके इक्वल होता है, 2π
R/T, ठीक है। यहाँ से आप कैसे लिख दोगे, V इज इक्वल्स टू 2 पाई R और 1/T को आपने फ्रिक्वेंसी लिख दिया, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, MV/R/M, V की जगह उसकी वैल्यू R आ गया, अब ये इसके इक्वल हो गया। यहाँ से भी आपने πr² F की वैल्यू निकाल ली जैसे आपने ऊपर निकाली थी, इसको इक्वेशन 2 मार्क कर लिया, इन दोनों को कंपेयर कर देना है तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या निकाली, म्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं कि म्यू की वैल्यू हमने निकाल दी -E/2mL। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो आपके पास ये चीज़ साफ बता रही है कि -L डायरेक्शन जो है मीन्स कि आपके पास जो है वो यहाँ पे L डायरेक्शन में है और म्यू जो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। ओके, अब ये जो आपके पास इक्वेशन है, ये जो रेशो है एक चार्ज की और नीचे मैस की रेशो है, इसको हम जायरेशन रेशो भी बोलते हैं। और ये आपके पास जो म्यू आया इसको हम इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये आपके पास क्या है, आपके पास एक करंट कैरिंग लूप है सिंपल, उसमें क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, करंट कैरिंग लूप है तो प्रोड्यूस होंगी। ये सारी चीज़ें हमने EMT में भी पढ़ी हुई हैं। तो आपके पास क्या होता है, अगर आप इसमें देखो तो आपका इसका क्या होता है कि यहाँ पे म्यू होता है। सेम इसी तरह अगर हमने ये रेशो बना लिया तो हम कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे न्यूक्लियस के गिर्द क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका क्या होता है, कोई ना कोई मैग्नेट इलेक्ट्रॉन वो एंगुलर मोमेंटम होगा और उसका जो म्यू है डाइपोल मूवमेंट वो उसके ऑपोजिट होगा, ठीक है। ये सिंपल करंट कैरिंग लूप है। मैग्नेटिक मूवमेंट है, अगर आप देखो करंट कैरिंग लूप का ये क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या है, एक ऐसी इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट कर रही है तो उसके लिए ये रेशो आई है। और अगर आप सिंपल देखो तो ये करंट कैरिंग लूप है और उसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो इसके इक्वल होता है। लेकिन ये मैग्नेटिक मूवमेंट किसका है, जब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। तो अभी हमने एक करंट इसको यूज़ करते हुए ये इक्वेशन निकाली है। अब हमने यहाँ पे जो इसकी वैल्यू निकाली है इसको पोटेंशियल एनर्जी में पुट कर देंगे। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या थी, -μB cos थीटा, म्यू बी की वैल्यू डाल देंगे हम, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब ये अगर आप देखो तो ये डिपेंड करती है बोथ बी और थीटा पे, ठीक है। बी पे भी डिपेंड करिए, थीटा पे भी। आपके पास ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, इसकी इक्वेशन निकालें। अगर अब मैं मैग्नेटिक एनर्जी की बात करूँ तो मैग्नेटिक एनर्जी आपको पता है कि अभी आपने कहा कि आपके पास क्या होता है, एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है खास डायरेक्शन में, और आपके पास जी एक्सिस में अगर आप देखो ये इसका क्या होता है, जेड एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड है इसी डायरेक्शन में होती है, जेड एक्सिस भी होता है, इसको हम बोलते हैं। जेड एक्सिस में आपके पास ये क्या होती है, क्वांटाइज्ड होता है एंगुलर मोमेंटम। ये आप लोगों ने पिछले लेक्चर में डायग्राम देखी होगी, ठीक है। एमएल यहाँ पे क्या होता है, एमएल होता है और ये आपके पास कोई एंगल बना रहा होता है कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, ML/L, ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद करना है। अब यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू पुट कर दोगे और L की वैल्यू पुट कर दोगे। L की वैल्यू क्या होती है, L+1 h कट, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी, cos थीटा की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से ये चीज़ इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। ये आपके पास क्या है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आ गई। अब आगे सारी बातें, अच्छा यहाँ पे एक टर्म, ये चीज़ आपके पास क्या होती है, बोर मैग्नेटोन होता है, इसकी वैल्यू ये होती है 9.74 × 10⁻⁻24। अगर जाउल में देखो, जाउल पर और अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखो तो आपके पास ये इसके इक्वल आ जाती है, ठीक है। क्योंकि 1 जाउल किसके इक्वल होता है, ठीक है। 1.6 × 10⁻⁻19 करके करोगे ना तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद अगर आप देखो तो ये सारी बातें यहाँ पे जो मैंने लिखी हुई हैं, ये पूरी कहानी जो लिखी हुई है ये सारी बातें वही हैं कि आपके पास एक स्टेट है, वो स्टेट किस तरह से कैसे, अब हमने क्या कहा, हमारे पास क्या होती है ये जब आप मैग्नेटिक में रखते हो, मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी एक एटम को रखते हो तो उससे क्या होता है, उसकी स्टेट्स जो हैं वो आपके पास फर्दर सब स्टेट्स में डिवाइड हो जाती हैं। वो फर्दर सब स्टेट्स में किस फॉर्मूले से डिवाइड होती है, कितनी सब स्टेट्स आएंगी वो हमें इस फॉर्मूले पे, मतलब वो एमएल पे डिपेंड करती है, और एमएल का फॉर्मूला क्या होता है, 2l+1। तो इस तरह से आपको पता लग जाता है कि कितनी सब स्टेट्स में ये डिवाइड हुई है। और इनके दरमियान जो स्पेसिंग होती है ना, वो आपके पास मैग्नीट्यूड जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का उस पर डिपेंड करती है। तो ये सारी स्टोरी जो है यहीं पे लिखी हुई है, यहाँ पे। तो हम इससे अगला पहले देखते हैं और फिर यहाँ से इसको दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। अब आपके पास क्या है, वो यही कह रहे हैं कि आपके पास एक क्वांटम नंबर, एक आपके पास स्टेट है, जो स्टेट जो है वो L है, ये कितनी सब स्टेट्स में डिवाइड होगी, वो आपके पास 2l+1 पे डिवाइड करता है। और अगर वो कितनी और उनकी जो एनर्जी होती है ना, ये अभी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आप लोग देखो कि आपके पास क्या है, एक स्टेट है, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया, ये मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है, इसको एनर्जी में लिखूंगी तो एनर्जी हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, एनर्जी। ये चीज़ किस में कन्वर्ट, ये ΔML लिखा है मैंने इसको, ये आपके पास क्या है, बोर मैग्नीटोन, म्यू बी हो जाएगा, और ये आपके पास क्या है, बी। तो यहाँ पे ये जो मैंने वैल्यू लिखी हुई है
डेल एम एल म्यू बी, म्यू ये चीज़ वही है। अगर आप यहाँ पे अगर एम एल की वैल्यू 1 लेते हो तो आपके पास ये वैल्यू एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी, एम एल को 0 लेते हो तो ये आ जाएगी, एम एल को -1 लेते हो तो एनर्जी ये आ जाएगी। ऐसा क्यों लिया है? क्योंकि आपके पास जो सिलेक्शन रूल है ना, हम क्या कहते हैं, हमारे पास ट्रांजिशन होती, अच्छा यहाँ पे आपके पास क्या होता है, सब स्टेट्स बन जाते हैं। अब इन सब स्टेट से भी क्या होती है, ट्रांजिशन होती है। हो सकता है इसकी स्टेट तक आ जाए, हो सकता है स्टेट से आ जाए। अब ये ट्रांजिशन हर एक से क्या पॉसिबल होती है? नहीं, हर एक लाइन से ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होती। उसका एक रूल है, अगर वो रूल को फॉलो कर रहा है तो ट्रांजिशन होगी। वो रूल क्या है कि आपके पास डेल्टा एम एल जो है इसकी वैल्यू +-1, ठीक है। डिफरेंस जो है दो ट्रांजिशन के दरमियान वो +-1 आना चाहिए। आगे हम देखेंगे भी इस चीज़ को, +-1 आएगा, ठीक है, या 0 होगा। 0 या +-1 आएगा तो आपके पास क्या होगा, वो उससे ट्रांजिशन पॉसिबल होगी। अगर ऐसा नहीं होता तो नहीं होगी। आगे इस चीज़ को देखेंगे भी। अभी देखो, तो इसलिए हमने एम एल की वैल्यू 1 ली, 0 ली, -1 ली, तो आपके पास एनर्जीज ये आ जाती है, ठीक है। अगर एनर्जीज़ ये आती हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप देखोगे तो फ्रीक्वेंसीज़ ये आती हैं, ठीक है। अब अगर आप लोगों ने यहाँ पे नोट किया हो कि जब आपने एम एल की वैल्यू क्या ली है, 1 ली है, तो आपके पास एनर्जी क्या आई है, पॉजिटिव में, ठीक है। सेम इसी तरह एक एनर्जी पॉजिटिव में आ रही है और एक एनर्जी नेगेटिव में आ रही है और एक ज़ीरो आ रही है। इट मीन्स कि यहाँ पे अगर आप इस तरह से देखो, आपके पास क्या है, रुको, जब आपने मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई की तो आपके पास क्या है, एक स्टेट है, कोई भी स्टेट है, ठीक है, क्या N3 से N2 या N1 से या N4 से N1, ठीक है, कुछ भी आपके पास स्टेट है। जब आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की तो आपके पास एक ही ट्रांजिशन होगी, ठीक है। ट्रांजिशन होती है ना एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक। तो आपके पास होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आता है, और वो आप लोगों ने ट्रांजिशन तो पढ़ी होंगी ना, कि जब हायर से लोअर या ऊपर जाता है या नीचे आता है। जब ऊपर जाता है तो एक फोटोन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करके जाता है, और जब नीचे आता है तो वही फोटोन जो होता है एमिट करता है, तो वो फ्रीक्वेंसी एमिट होती है। चीज़ें पता है आप लोगों को। तो हम कहते हैं कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते तो हमारे पास सिंगल ट्रांजिशन पॉसिबल होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, म्यू नॉट। लेकिन जब हम इसको क्या कर देते हैं कि एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, तो हमें दिखता है कि जो एक ट्रांजिशन है वो एक नहीं मिलती, वो फर्दर में डिवाइड हुई हुई होती है, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं वो 3 में डिवाइड हुई हुई है, ठीक है, तो हमारे पास एक की एनर्जी क्या होती है, एक की एनर्जी एक की तो सेम आती है, ठीक है। एक की फ्रिक्वेंसी और फ्रिक्वेंसी क्या आई है, सेम आई है, ठीक है। अभी हम सिर्फ फ्रिक्वेंसी से रिलेट कर रहे हैं, एनर्जी से भी करेंगे अभी। एक की एनर्जी क्या आई है, म्यू नॉट आई है। एक की एनर्जी क्या आई है, स्लाइटली कम आई है, और एक की एनर्जी क्या आई है, स्लाइटली हाई आई है। तो इस तरह से हम कहते हैं। और सेम इसी तरह एनर्जी की भी बात करो तो एक की एनर्जी क्या आई है, 0 आई थी, एक की एनर्जी स्लाइटली लेस आई थी, और एक की एनर्जी क्या है, स्लाइटली हाई है। En प्लस म्यू बी, बी है, म्यू बी और बी है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें, हमने क्या कहा है कि हमारे पास हर एक से ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होती। अब अगर हम क्या है, हमने कोई भी स्टेट ले लिया, L2 से L1 हमने क्या करना है, ट्रांजिशन हुई है, तो अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की तो एक ही ट्रांजिशन होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या कहते हैं, अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया है तो एक स्टेट जो थी L2, वो आपके पास देख सकते हो आप फर्दर कितनी स्टेट, 1 2 3 4 5 स्टेट्स में डिवाइड हो चुकी है। एक स्टेट फर्दर जो डिवाइड हुई है, जितनों में डिवाइड हुई उसको हम सब स्टेट्स बोलते हैं। तो एक स्टेट आपके पास मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से फर्दर 5 सब स्टेट्स में डिवाइड हो चुकी है। सेम इसी तरह L1 जो है वो फर्दर 3 सब स्टेट्स में डिवाइड हुई है। ऐसा क्यों हुआ है कि ये 3 में और ये 5 में हुई है? हमने यहाँ पे क्या किया है, अपना फॉर्मूला लगाया है। हमारे पास सब स्टेट्स हमें किस फॉर्मूले से पता लगती है, ML = 2L+1। अगर हमारे पास L जो है वो 2 है तो हमारे पास ML क्या बनता है, 5। इट मीन्स कि वो क्या होगा, 5 सबस्टेट्स में डिवाइड हुआ है। और हमें पता है कि हमारा जो ML है उसकी वैल्यू होती है वो -L से L तक वेरी करता है। अगर आपके पास L जो है वो 2 है, इट मीन्स कि आपके पास यहाँ पे क्या होगा, 0 1 2, यहाँ पे -1 -2, कि -L से L तक वेरी कर गया ना, ठीक है। ये इसकी वैल्यू लिखते हैं। तो अगर आप स्टेट्स भी गिनो तो 1 2 3 4 5 स्टेट्स बनती है, ठीक है। तो 5 सब स्टेट्स में डिवाइड हो चुका है। तो सेम आप देख सकते हो, ML को 0 -1 -2 1 2 लिया है, तो 5 सब स्टेट्स में डिवाइड हो चुका है। अब अगर मैं L की वैल्यू 1 रखती हूँ तो मेरे पास जो है ML है वो वो किसके इक्वल होगा, 2 +1 3, ठीक है। 3 सब स्टेट्स में डिवाइड हो जाएगा। साथ ही मुझे पता है कि मेरे पास जो ML है वो क्या करता है, -L to L जाता है, मीन्स के 0 1 और यहाँ पे -1। देखो अब ये कितनी बन गई, -L से L चला गया ना, और 3 सब स्टेट्स भी हो गई। तो इसी तरह 0 1 और -1 ले लिया।
अब हर एक से देख सकते हो ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, यहाँ से यहाँ पॉसिबल है, ये हर एक से ट्रांजिशन क्यों नहीं की? जैसे इस 2 से मैं इधर तक क्यों नहीं आई? क्योंकि मेरे पास एक रूल है जिसको अगर फॉलो करेगा तो उसी से ट्रांजिशन होगी। वो रूल क्या है कि आपके पास डेल्टा एम एल की वैल्यू जो है वो 0 आए या फिर +-1 आए, या +1 आ सकती है, -1 आ सकती है, ठीक है। तो हमने ये जो ट्रांजिशंस की हैं, अगर आप इन ट्रांजिशंस को देखो तो आपके पास डेल्टा एम एल की वैल्यूज़ अगर आप देखो तो मैं क्या आई हूँ, इस -2 से, इस वाली सबस्टेट से इसके -1 तक आई हूँ एम एल के। और अगर आप देखो तो आप, मैं कहाँ से आई हूँ, इस -2 से इस -1 तक, मीन्स के -2 माइनस -1, -2 + 1 किसके इक्वल बनता है? -1। तो एम एल की वैल्यू क्या आई है? -1। तो ये तो सिलेक्शन रूल को फॉलो कर रही है, इट मीन्स कि इसमें ट्रांजिशन होगी, तो इसीलिए यहाँ से यहाँ तक ट्रांजिशन हुई है। सेम अगर आप देखो तो हम क्या आए हैं, -1 से, ठीक है। ये क्या है, -1 से कहाँ आए हैं? 0 तक। तो -1 -0 किसके इक्वल होता है? -1 ही। तो इसलिए यहाँ पे एम एल की वैल्यू क्या है? -1 है, ट्रांजिशन पॉसिबल हुई है। सेम 0 से हम आए हैं 1, तो 0 -1 -1 होता है। उसके अलावा अगर आप देखो तो हम यहाँ से शुरू हुए हैं -1, इसका -1 है और हम यहाँ तक आए हैं -1 तक। तो अब इसमें देखो तो -1 माइनस -1 आपके पास क्या बनता है? 0। तो 0 भी हो सकता है, ठीक है। सिलेक्शन रूल में एम एल की वैल्यू 0 भी आ सकती है, ओके। तो इसलिए यहाँ पे ट्रांजिशन पॉसिबल हुई। सेम इसी तरह आप लोग बाकियों का डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो। मैं ये ट्रांजिशन जो हुई है इसमें एम एल की वैल्यू -1 है, ये जो ट्रांजिशन हुई है इसमें ये इसलिए हुई है क्योंकि इन तीनों की वैल्यू डेल्टा एम एल की वैल्यू 0 है, और ये इसलिए हुई है क्योंकि इनमें डेल्टा एम एल की वैल्यू क्या है? 1 है, ठीक है। आगे मैंने वही बात लिखी है कि अगर आप एल की वैल्यू 0 लेते हो तो आपके पास कोई भी स्टेट नहीं होती, कोई भी आगे मतलब अगर आप एल 0 लेते हो तो आगे फर्दर सबस्टेट्स में डिवाइड नहीं हुआ। एल की वैल्यू 1 लेते हो तो वो 3 सबस्टेट्स में डिवाइड हुआ है इस फॉर्मूले से, ठीक है। ये बात मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। एल की वैल्यू अगर आप 2 लेते हो तो आपके पास क्या हो गया? 5 सबस्टेट्स में ऐसे वो फर्दर स्प्लिट हो जाता है। सेम आप आगे भी इसको कर सकते हो, ठीक है, एल की वैल्यू डिफरेंस लेके। उसके बाद आप लोगों ने अगर कहीं पे देखा है वैसी फिगर बनी हुई है, तो इस फिगर का सिर्फ मतलब यही है, हमने अभी पीछे देखा था कि हमारे पास क्या हुई थी, हमने एक फ्रीक्वेंसी ली थी, हमने कहा था ये सॉरी एक हमने क्या ली थी? ट्रांजिशन ली थी, और हमने कहा था कि वो जो है वो 3 में आगे से स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। एक इस तरह से हुई थी ट्रांजिशन, या मैग्नेटिक फील्ड जब हमने अप्लाई की थी, और जब हमने नहीं की थी तो वो एक में हुई थी, ठीक है। इसकी स्लाइटली एनर्जी कम थी और इसकी स्लाइटली एनर्जी ज़्यादा थी, और इसकी जो थी वो सेम थी। अब हम कहते हैं कि ये भी वही चीज़ है। इसको हम क्या बोल देते हैं? पाए बोल देते हैं। इन दोनों को क्या बोलते थे? सिग्मा बोल देते हैं। इसको पाए जो बोलते हैं, इसका क्या मतलब है? इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वाइब्रेशन जो है वो क्या है? पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अप्लाई किया उसके, और इसमें सिग्मा में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वाइब्रेशन जो है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, और बाकी इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इस फिगर का अगर कहीं बनी हुई है तो इस चीज़ का सिर्फ यही मतलब है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, नॉर्मल सीमन इफेक्ट। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।